गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क किया था, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर के ऊपर बात करी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रूफ देखा था। आज हम लोगों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर दिया था कि जहां सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाए, वही पॉइंट, वही टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और अपना नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों होता है। इसके पीछे का जो कुछ लॉजिक है उसको जरा समझे, क्या रीजन है, उसके ऊपर वर्क करें हम लोग। कि जब भी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो, जब भी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो, तो क्या हुआ था, जरा हम लोग देखें कि व्हेन non volatile solute is dissolving volatile solvent। जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया था वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो आपको याद होगा कि जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन था वो डिक्रीज हो गया था, जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया था। अब चूंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट में कि सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। तो चूंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो यहां पे हमारा पहला तो आ गया था कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज कर रहा था और आपका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा था। इस दो लॉजिक को अगर आप समझो ढंग से और मैं एक ग्राफ बनाऊं, आपको याद होगा ये आपका सॉल्वेंट था और इसके नीचे आपने सॉल्यूशन बनाया था और इधर हम लोगों ने रखा था वेपर प्रेशर अलोंग द y एक्सिस और अलोंग द x एक्सिस हम लोग टेम्परेचर के ऊपर वर्क किए हुए थे। अब ये पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट था, T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और ये आपका जो है, ये आपका है टेम्परेचर कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने इसे TS से रख दिया, आप TF भी रख सकते हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो आप लाइन देख रहे हो दैट इज द कॉल फ्रोजन जोन, या फिर सिंपली हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ये आपका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। अब इस दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नॉन एज डेल्टी एफ। ये आपका डेल्टी एफ है, और जो डेल टी एफ है यही आपका कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप ढंग से देखो, जब भी आप नंबर लाइन पे राइट साइड शिफ्ट करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है, यानी इस केस में जो T0F है वो ग्रेटर देन है TS। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T0F आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड द TS इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस अगर मैं बात करूं कि डेल TF आपका लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, T0F माइनस TS। पहला चीज तो ये डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TS। जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बात करी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बात करी थी, डेल टीवी बराबर आपका था केबी इंटू मोलालिटी। उसी तरीके से हम लोग डेल टीएफ जो था इसको लिख सकते हैं, डेल टीएफ को के एफ इंटू मोलालिटी। प्रूफ भी आप सेम वे से कर सकते हो, जैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में प्रूफ करे थे उसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आप प्रूफ कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल के कांसेप्ट पे। तो डेल टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी, इट मीन्स डेल टीएफ बराबर के एफ, in place of molality we write
WA/MA इंटू 1000/WB। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि यदि आपके क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन का चर्चा हो तो आप वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हो, del TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। कब? जब आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन रहता है। आई होप गाइस कि जो आपका तीसरा था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग समझ चुके होंगे। अब चौथा जो है वो है आपका ऑस्मोसिस। तो जैसा हम लोग इसको लिख ले पहले, फिर ऑस्मोसिस पे वर्क करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों का हो चुका है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद जो हमारा टॉपिक है, अगला प्रॉपर्टीज है, दैट इज द कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अगर आप एक फ्लास्क लो और इस फ्लास्क को दो हिस्से में हम लोग बांट दें और दो हिस्से में हम लोग इस तरह बांटे कि सपोज करते हैं ये आपका इक्वल पोर्शन में बटा है, और जिस लेयर से आपने दो पोर्शन में बांटा है दैट इज द कॉल्ड SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली में आपका बायोलॉजिकल टर्म है। जैसे शरीर से पसीना का निकलना, तो जिसके थ्रू पसीना आपका निकलता है वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आर्टिफिशियली आप टिश्यू पेपर का यूज करके देख सकते हो। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और मैं इसमें दोनों साइड अलग अलग सॉल्यूशन को रख लूं, एक तरफ आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक तरफ आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आता है जहां सॉल्वेंट एक्सेस हो, कंसंट्रेटेड जो नॉन सॉल्यूट के लिए आप वर्क कर रहे हो। अब यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट की बात करें तो यदि सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। फिर से देखते हैं, when solvent particle passing through SPM from कहां से dilute solution to concentrated solution then the process is known as osmosis। आई होप गाइस आप लिख चुके होंगे, नहीं तो एक बार फिर से मैं बता दूं ऑस्मोसिस क्या है। सिंपल सा है कि आप एक फ्लास्क लेते हो, उसको दो पोर्शन में डिवाइड करो। दो पोर्शन किससे डिवाइड कर रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मदद से आप उसको दो हिस्से में आप डिवाइड कर रहे हो। एक हिस्से में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखते हो, दूसरे में डाइल्यूट सॉल्यूशन रखते हो। डाइल्यूट का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट अपने पास एक्सेस है। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। फिर से व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल पासिंग थ्रू SPM from dilute solution to concentrated solution then the process is known as osmosis। or the excess pressure which is required to prevent the process of osmosis then this pressure is known as osmotic pressure and this osmotic pressure is denoted by pi। अब देखो ना, कोई चीज सॉल्वेंट पार्टिकल आपका इस साइड से इस साइड आ रहा है तो रुकेगा कब? जब इधर से प्रेशर आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर दो। प्रेशर यदि आप अप्लाई कर दोगे तो ये पार्टिकल इधर नहीं आ पाएगा। तो जिस प्रेशर पे ये प्रोसेस रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, और आप उसको पाई से डिनोट करते हो। गैसियस स्टेट में फॉर गैसियस स्टेट, अगर आप गैसियस स्टेट की बात करो तो हम लोग ये एक फार्मूला पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू द nRT
जहां चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सारे लॉ को कंबाइन करते हैं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लाते हैं। सेम वे यहां पे भी है, क्योंकि वॉन्टॉप के साथ ये लॉ आया था, तो वॉन्टॉप बॉयल्स लॉ, वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ, इस दो लॉ का यूज करके यदि हम लोग काम करें तो हमारा कुछ रिलेशन आएगा। पहला तो क्या, आपके पास एक लॉ है वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ। ये वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ क्या है? तो चार्ल्स लॉ आपका क्या था कि चार्ल्स लॉ आपका, तो वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ क्या था आपका? वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ के हिसाब से, चार्ल्स लॉ को सिर्फ आप ध्यान रखो ना कि वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के। तो वॉन्टॉप के हिसाब से कि यहां भी आपका वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, लेकिन यूज किसके लिए कर रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए। सो वॉन्टॉप आपने आगे लगाया हुआ है। दूसरा रूल था आपका बॉयल्स लॉ, तो मैं इसका नाम रख लू वॉन्टॉप बॉयल्स लॉ। वॉन्टॉप बॉयल्स लॉ आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, वॉन्टॉप बॉयल्स लॉ। तो उसके हिसाब से क्या था कि वॉल्यूम जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो इसमें भी मैं लिख दूं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के। और यदि आप इस दोनों लॉ को कंबाइन कर दो फ्रॉम 1 and 2, अगर इस दोनों लॉ को आप मिला देते हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T बाई पी, V इज इक्वल टू द KT बाई पी, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लाते हो तो एक कांस्टेंट लॉ हो गए, जहां K आपका क्या है? कांस्टेंट है। और आपको पता है कि फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए जो K है इसका वैल्यू R के बराबर होता है, और N मोल के लिए जो कांस्टेंट K आता है ये NR के बराबर आता है। तो यदि इस इक्वेशन में K के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो V इज इक्वल टू आएगा आपका NRT, और जो P है एक्चुअल में कौन सा है? ऑस्मोटिक। तो इस P के जगह पे हम लोग कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? पाई। तो इसके जगह पे कौन सा टर्म यूज कर लो? पाई। इसके जगह पे कौन सा टर्म यूज कर लो? पाई। यहां भी क्या? पाई। इट मीन्स पाई भी इज इक्वल टू क्या आने वाला आपका? NRT। पाई इक्वल टू क्या आने वाला? NRT। सिमिलर कंसेप्ट, पीवी इक्वल टू NRT, पाई भी इक्वल टू NRT। सिर्फ ध्यान रखना वहां चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ यूज करते हैं, और यहाँ वॉन्टॉप चार्ल्स लॉ, वॉन्टॉप बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आपका रिलेशन आएगा पाई भी इक्वल टू NRT, और पाई इज इक्वल टू यदि आप लिखो N बाई वी RT, तो N बाई वी आपका आ रहा है मोल अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स ये आपका हो गया क्या? मोलारिटी, और मोलारिटी को आप कंसेंट्रेशन कहते हो, यानी सिंपली C वर्ड यूज कर दो, देन वी राइट पाई इज इक्वल टू द CRT। अब फिर से एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाए आपके पास, इफ एसोसिएशन डिसोसिएशन टेक प्लेस, अगर आपके पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाए देन वी राइट पाई इज इक्वल टू द ICRT, या फिर पाई इज इक्वल टू आप ये भी यूज कर सकते हो, पाई भी इज इक्वल टू द INRT। चूंकि वॉन्टॉप फैक्टर कैलकुलेट करना है तो पाई इज इक्वल टू ICRT और पाई भी इज इक्वल टू INRT। आप ये पहले ऑस्मोसिस देख लो, चूंकि ऑस्मोसिस से क्वेश्चन रहना है, और अब कैसे इसका हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन बना सकते हैं। चारों प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, और ऑस्मोसिस। फिर आपने वॉन्टॉप फैक्टर भी देखा कि जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस आएगा, तो आपको वॉन्टॉप फैक्टर का यूज करना ही करना है। अब मेरे पास दो चीजें आ रही है, एक तो वॉन्टॉप फैक्टर को समझ लेना, दूसरी चीजें है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तीसरा चीज हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा आपका वो सॉल्यूशन का लास्ट क्लास होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।